Hello everyone, this is Mohit Advocate and welcome back to another video. This is the rapid revision class and this is the final class for the CRPC. I am doing rapidly for the Rajasthan Judicial Services. Okay. So in this video आज हम इस वीडियो में रैपिडली वैसे सीखेंगे चैप्टर 19, चैप्टर 20 एंड चैप्टर 21। ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के मतलब के लिए, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने पहले करवा दिए हैं, ठीक है, जो मैं सीरीज चलाई हुई रैपिड रिविजन की। सो हम विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 19 जो कि ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, फिर चैप्टर 20 ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट एंड फिर समरी ट्रायल करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 19 में हमारे प्रोविजंस हैं 238 टू सेक्शन 250, ओके। एंड चैप्टर 20 में हमारे प्रोविजंस हैं 251 टू सेक्शन 259, ओके। और चैप्टर 21 में समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट्स में प्रोविजन है 260 टू 265। और आज इसे हम बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेंगे ताकि आगे हमें कभी भी ये देखने को भी ना पड़े और हमें याद रहे, हमारे माइंड में ये फिट रहे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड मैं अपनी बेयर एक्ट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सीआरपीसी की क्रिमिनल मैनुअल से नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इसमें हाईलाइटेड है बहुत सारे वर्ड्स। इसमें मैंने बिल्कुल हाईलाइट किया हुआ कि क्या क्या पॉइंट्स और एक्सप्लेन में बताने का, डिटेल में करने का है। तो इसीलिए मैं बेयर एक्ट से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्रिमिनल मैनुअल में बिल्कुल भी पेन भी नहीं चलाया अपनी सीआरपीसी में, वो मैं बेयर रीडिंग दे रहा था उसकी। लेकिन अब मेरे को महसूस हो रहा है कि जो मैंने साथ साथ नोट्स बनाए हुए हैं अपनी सीआरपीसी की बेयर एक्ट में या फिर आईपीसी की बेयर एक्ट में, जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ उसमें वह नोट्स बताने भी टाइम के अनुसार ज़रूरी हैं, ठीक है। सो अब विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड चालू करते हैं। चैप्टर 19 ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स। अब ट्रायल चलेगी, केस को चलाएंगे, कौन चलाएंगे? मजिस्ट्रेट चलाएंगे। और ये मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकते हैं, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ये तीनों ही हो सकते हैं और अन्य कोई मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता। और फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया गया है 6th कॉलम में दिया गया है बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल, जैसे हमारे सीआरपीसी के लास्ट में वो है शेड्यूल है, उसमें शेड्यूल के पार्ट 1 में दिया गया है कॉलम 6 में बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल। तो आईपीसी के कौन से अपराध कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा, तो उस 6th कॉलम में सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कोर्ट ऑफ सेशन करेंगे तो उसके आगे कोर्ट ऑफ सेशन लिखा हुआ है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास करेंगे तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वही करेंगे। एनी मजिस्ट्रेट लिखा हुआ ना, जहाँ एनी मजिस्ट्रेट, तो सीजीएम भी कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इसमें चैप्टर 19 के भी ए बी सी और 2 पार्ट्स है, ठीक है। अब पार्ट ए हम पढ़ेंगे केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। अब जो ये पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर एक रिपोर्ट जमा करते हैं सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 में, ठीक है, रिपोर्ट जमा करते हैं, उसको बोलते हैं चालान, चार्जशीट कोर्ट में जमा करते हैं। तो अब बता रहे हैं अगर एक पुलिस ऑफिसर ने पुलिस रिपोर्ट जमा करी मजिस्ट्रेट के पास, तो ये वाले प्रोविजन होंगे फॉलो होंगे ट्रायल के लिए पार्ट ए के। सो हम पढ़ते हैं सेक्शन 238 कंप्लाइज विद सेक्शन 207। तो कंप्लाइंस किया जाएगा पहले तो सेक्शन 207 सीआरपीसी का, मतलब 207 में क्या था, सीधा डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाए जा रहे थे अक्यूज को। भाई अक्यूज के खिलाफ ट्रायल चलने वाली है, इंक्वायरी चलने वाली है, जो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके कागज दिए जाएंगे। उसको क्यों दिए जाएंगे, कागज देना क्यों इंपॉर्टेंट है अक्यूज को? भाई कागज देखा गया सही, वो क्या मेरे खिलाफ क्या मैटर इन्वेस्टिगेशन हुई है और मेरे को अब क्या डिफेंस लेना है, तो इसलिए उसको कागज पूरे करवाए जाते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो सेक्शन 238 में वही बता रहा है कंप्लाइंस विद सेक्शन 208। कंप्लाइंस करेगा मजिस्ट्रेट सेक्शन 207 के प्रोविजन के साथ। अब बॉडी पढ़ते हैं 238 की। व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, जब कोई वारंट केस इंस्टीट्यूट होता है और पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट होता है। अब वारंट केस तो पता है ना, वारंट केस वह केस होता है जिसमें जेल कटवानी, मतलब पनिशमेंट देनी कितने से ज़्यादा है, 2 साल या 2 साल से अधिक है, ठीक है। जिस भी जो ऑफेंस हुआ आईपीसी का या कोई और अदर स्पेशल लॉ का या लोकल लॉ का, तो उसमें अगर 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है ना, तो अब वो वारंट केस हो जाता है और 2 साल से कम वाले हो जाते हैं समन केस, ठीक है। तो अब व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, जब कोई भी वारंट केस इंस्टीट्यूट होता है पुलिस रिपोर्ट पर, द अक्यूज्ड अपीयर्स, या तो भाई अक्यूज्ड अपीयर होता है, मतलब वो बेल पे छूटा हुआ है, वो हाजिरी देता है अपनी, और इज ब्रॉट बिफोर अ मजिस्ट्रेट, या तो उसको पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, तो एट द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल मतलब जो ट्रायल चालू होने वाली है उसको लाया जाता है सामने, या तो वो खुद हाजिरी देता है, भाई उसको आना होगा, उसकी तारीख फिक्स होगी, या तो उसको पुलिस ऑफिसर जुडिशियल कस्टडी से लाते, ठीक है। द मजिस्ट्रेट शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ, तो मजिस्ट्रेट अपने आप को संतुष्ट करेंगे क्या, डैट ही हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 207, की उसने कंप्लाई कर दिया है मजिस्ट्रेट ने और अक्यूज को 207 की जो प्रोविजंस है उसको चालान वगैरह के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो ट्रायल में काम आने वाले हैं वो उसको दे दिए हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो वो क्या ही देगा, लेकिन जो चार्जशीट के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो उसको दे देगा, ठीक है।
और अब सेक्शन 239 हम पढ़ेंगे, व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, कब अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो मैजिस्ट्रेट की पावर भी है कि इस वारंट केस में अक्यूज को वो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज मतलब छोड़ देंगे, ठीक है, जाओ तुम। अब 239 की बॉडी, इफ अपॉन कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंड विद इट अंडर सेक्शन 173, जब मैजिस्ट्रेट साहब विचार विमर्श कर लेते हैं और उन दस्तावेजों को देख लेते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स ने भेजे हैं, और पुलिस ऑफिसर ने कौन से सेक्शन के अंतर्गत भेजे थे, 173 के अंतर्गत भेजे थे, मतलब चालान भेजा था, चार्जशीट भेजी थी मैजिस्ट्रेट साहब के पास कि भाई हम ये चालान है, इस अपराधी ने ये जो ऑफेंस किए थे, हमने इन्वेस्टिगेशन करके आपको कागज भेज दिए। अब उनको उन दस्तावेजों की मैजिस्ट्रेट वो करता है, विचार विमर्श करता है, उनके ऊपर कंसिडरेशन करता है, ठीक है। एंड मेकिंग सच एग्जामिनेशन, और वही उसके ऊपर पूरी परीक्षा कर लेते हैं मैजिस्ट्रेट, उन डॉक्यूमेंट्स के दस्तावेजों के ऊपर एग्जामिनेशन कर लेते हैं, इफ एनी, अगर कोई करनी थी तो, ऑफ द अक्यूज एज द मैजिस्ट्रेट थिंग्स नेसेसरी, और मैजिस्ट्रेट को अगर ये जरूरी लगता है कि अक्यूज ने क्या किया है, एंड आफ्टर गिविंग द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और फिर तो जरूरी समझते हैं मैजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन करने के बाद कि अक्यूज ने, लगता है अक्यूज ने, वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या प्रोसिक्यूशन को, अभियोजन पक्ष को भी सुनेंगे और फिर अपराधी पक्ष को भी सुनेंगे, डिफेंस को भी सुनेंगे, और फिर क्या करेंगे, बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी देंगे, मौका देंगे, वो अपनी बातें रखेंगे, ठीक है। द मैजिस्ट्रेट कंसीडर द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज टू बी ग्राउंडलेस, और मैजिस्ट्रेट को यह लगता है कि जो पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करके मेरे को चार्जशीट दिया है 173 में, ये तो बिल्कुल ही यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। इस अपराधी ने, इस व्यक्ति ने जिसको अपराधी बनाया है, एक्चुअल में ये अपराधी है ही नहीं, इसने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज एंड शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो, तो वो अक्यूज को तुरंत की तुरंत मैजिस्ट्रेट साहब डिस्चार्ज कर देंगे, उसको केस से फ्री कर देंगे, छोड़ देंगे, और ऐसा करने पर वे अपने रीजंस, अपने कारण ऐसा क्यों किया उन्होंने, तो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो हम सेक्शन 240 पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब मैजिस्ट्रेट साहब चार्ज फ्रेम कर देंगे, मतलब धारा पुख्ता कर देंगे, धारा पक्की हो जाएगी कि हाँ अब इन धाराओं पर इस अक्यूज पर ट्रायल चलेगी, ठीक है। अब 240 का एक, इफ अपॉन सच कंसिडरेशन, अब जैसे वो कंसिडरेशन हुई थी, विचार विमर्श किया था किसके ऊपर, जो 173 में कागज पुलिस ऑफिसर ने पहुंचाए थे मैजिस्ट्रेट के पास कि जी ये वाले ये कागज हमने बनाए, इन्वेस्टिगेशन करिए, आप इस पे अब संज्ञान लीजिए और ट्रायल चालू करिए, तो वही वाले। एग्जामिनेशन, इफ अपॉन सच कंसिडरेशन एग्जामिनेशन, जब वो कंसिडरेशन हो जाती है, विचार विमर्श हो जाता है, और एग्जामिनेशन परीक्षा भी हो जाती है, किसकी, प्रोसिक्यूशन पक्ष की, और वो उनको सुन लिया भी जाता है, किसको, डिफेंस पक्ष को। इफ एनी एन हियरिंग, और हियरिंग हो जाती है, सुनवाई हो जाती है दोनों की। द मैजिस्ट्रेट इज ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द अक्यूज हैज कमिटेड एन ऑफेंस ट्राइबल अंडर दिस चैप्टर, और मैजिस्ट्रेट को यह अंदेशा आ जाता है कि भाई नहीं, ग्राउंड से आधार बन रहे हैं कि इस अपराधी ने अपराध किया है, और इस अपराधी को ट्राई करना चाहिए इस चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर 19 के अंतर्गत, ठीक है। विच सच मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई, और उस अपराध को वह मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट भी है, सक्षम भी है ट्राई करने के लिए, ट्रायल चलाने के लिए। एंड विच इन इज ओपिनियन, और उसकी राय में, मैजिस्ट्रेट की राय में क्या है, वो कुड बी एडुकेटली पनिश बाय हिम, और कह रहा है अगर मैं ट्रायल चलाऊंगा तो मैं लास्ट में जब कन्विक्शन दूंगा तो मैं पनिश भी कर सकता हूँ इसको, वो तो बात की बात है, कन्विक्शन दूंगा, एक्विटल करूंगा, लेकिन मैं इसको पनिश भी कर सकता हूँ। ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज, तो लिखित में एक चार्ज फ्रेम कर लेगा, लिखित में चार्ज फ्रेम कर ले जाएंगे, किसके विरुद्ध, अपराधी के विरुद्ध, ठीक है। तो मान के चलिए पुलिस ऑफिसर ने एक एफआईआर में कम से कम 5 सेक्शंस डाल दिए, मान के चलिए भाई 323 भी डाल दी, 325 भी डाल दी, 307 भी डाल दी, 302 भी डाल दी, और मान के चलिए चोरी भी डाल दी, 379 भी डाल दी, और 380 भी डाल दी, ठीक है। ये 5 सेक्शंस डाल दिए पुलिस ऑफिसर ने उसमें, अपनी एफआईआर में, जब कुछ किया होगा उसने, तो ऑब्वियसली अब ये केस तो कमिट होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं ये केस तो कमिट होगा, कमिट में जाएगा, जो मैजिस्ट्रेट इसमें क्या चार्ज फ्रेम करेगा, मान के चलिए अब पुलिस ऑफिसर ने 323 और 325 ही डाल दी, मान के चलिए 2 ही धारा डाल दी। अब ये दोनों 323 और 325 को मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई 325 जो ग्रीवियस एक्ट के लिए जो धारा डाली थी पुलिस ऑफिसर ने, उसके ऊपर कंसिडरेशन हुई, उसके बारे में विचार विमर्श हुआ, और पता लगा कि भाई 325 ग्रीवियस एक्ट तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं हुआ दिख रहा विक्टिम के ऊपर, बस भाई हाँ थोड़े बहुत चाटे चूटे मारे हैं, थप्पड़ चट्टू मारे, तो 323 लगा दो। तो अब 325 हटा दी तो 323 की ट्रायल चलेगी अब, ठीक है। ओनली हर्ट की ट्रायल चलेगी, ग्रीवियस हर्ट की नहीं चलेगी। अब चाहे पुलिस ऑफिसर ने आपके ऊपर कुछ भी लगा दिया हो जो मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है, सक्षम है ट्राई करने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट उस चार्ज को हटा देंगे, ठीक है। तो यही होती है कंसिडरेशन पर बहस। अब मैजिस्ट्रेट चार्ज फिर लिखित में चार्ज फ्रेम कर लेंगे कि भाई इस अपराधी को मैं 323 आईपीसी के लिए ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चार्ज कहाँ फ्रेम करेंगे मैजिस्ट्रेट,
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहाँ करेंगे, 240 के 1 में, ठीक है। अब 240 का 2, द चार्ज शैल देन बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज। अब वो चार्ज जो फ्रेम हुआ है 323 वाला, अब वो मैजिस्ट्रेट साहब उसको रीड करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, और किसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, किसको, अपराधी को, अक्यूज को। एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज और क्लेम्स टू बी ट्राइड। और उससे पूछा जाएगा, मैजिस्ट्रेट अपराधी से पूछेंगे क्या कि भाई क्या तुम अपने आप को दोषी मानते हो, वेदर यू प्लीड गिल्टी, तुम अपने आप को दोषी मानते हो तो, और या तुम अपनी ट्रायल चलाना चाहते हो। तो 99% केसेस में क्या जवाब होने वाला है, कोई आपसे पूछेगा कि आर यू गिल्टी, तुम अपने आप को गिल्टी मानते हो, कोई नहीं कहेगा। 99% केसेस में क्या होता है, सीधा सीधा ट्रायल वो कहता है कि नहीं, मैं तो आई विल फेस द ट्रायल, भाई प्रोसिक्यूशन मेरे को फंसा रहा है, मैं आई विल फेस द ट्रायल, और ये अगर इनके पास की होगी, इनके पास गवाह होंगे, सबूत होंगे, तो मेरे को सजा करवा देंगे, नहीं मैं तो दोषी नहीं हूँ, ये कहता है, ठीक है। तो ये है 240 का 2 हमारा पूरा हुआ। अब हम सेक्शन 241 पढ़ेंगे, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अगर उसने कह दिया 99% केसेस में तो कहता है भाई नहीं, मैं तो प्रोसिक्यूशन अगर मेरे को फंसा रहा है और प्रोसिक्यूशन ही में सबूत साबित करे कि मैं गिल्टी हूँ, तो 1% केसेस में मान के चलिए किसी ने बोल दिया हाँ मैं दोषी हूँ, कहाँ, चार्ज फ्रेमिंग वाले टाइम ही चार्ज फ्रेम हुआ, उसके बाद पूछा जाएगा ये। अब चार्ज ही फ्रेम नहीं होता उससे पहले क्यों पूछा जाएगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद ही पूछा जाएगा वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट। अब 241 में क्या होगा, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अब सजा कर देंगे, अगर दोषी ने बोल दिया हाँ मैंने अपराध किया था, मैं ही गिल्टी हूँ, मैं ही दोषी हूँ, तो अब उसको तुरंत सजा हो जाएगी। देखो 241 की बॉडी पढ़ेंगे अब, इफ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयरऑन। अगर अक्यूज्ड अपराधी अपने आप को गिल्टी मान लेता, हाँ मैं दोषी हूँ, तो क्या करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली, तो मैजिस्ट्रेट वो प्ली रिकॉर्ड करेंगे जैसे है हूबहू जो अपराधी ने, जो अक्यूज ने बोला है उसको रिकॉर्ड करेंगे, और एंड में इन डिस्क्रिप्शन, और अब मैजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिप्शन है भाई उसको कितनी पनिशमेंट देनी है, लेकिन उसके कॉम्पिटेंसी में होनी चाहिए। अब मैजिस्ट्रेट एट द लास्ट टू लास्ट 6 साल की दे सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 3 साल जनरल रूल है, पर अगर उन्हें एक ही अपराध में बहुत सारी धाराएं इन्वॉल्व है तो वो 6 साल तक की दे सकते हैं, ठीक है। तो अब एक अगर उसमें 323 की, हमारे केस में हमने 323 लिया था, 323 की कितनी पनिशमेंट है, मेरे ख्याल से 1 साल ही है, ठीक है। तो 1 साल की वो कितनी सजा दे देंगे, अगर भाई उसने 2-3 थप्पड़ चट्टू मारे हैं तो उसको 10 दिन की दे देंगे, ठीक है। अगर उसने थप्पड़ चट्टू मारे हैं और लगातार 10 मिनट तक थप्पड़ ऊपर मारे हैं, ठीक है, तो उसको भाई 1 महीने की दे देंगे। अगर मान के चलो 1 घंटे तक लगातार पिटाई करी है, किसी को हर्ट किया है, तो 2 महीने की दे देंगे। ऐसे इस हिसाब से होता है, ठीक है ये सब। तो 241 हमारा ये पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 242, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। यो अब ये लो, अब उसने बोल दिया, अक्यूज ने बोल दिया क्या कि मैं तो अपनी ट्रायल चलाना चाहता हूँ, आप मेरी ट्रायल चलाइए, और ये जो प्रोसिक्यूशन है जो मेरे को फंसा रहा है ये साबित करेगा कि मैंने कोई अपराध किया है नहीं किया है। तो अब 242 में प्रोसिक्यूशन की गवाहियां बता रखी, अभियोजन पक्ष अपने गवाह को बुलाएगा और एविडेंस दिलाएगा ट्रायल पे, ठीक है। 242 पढ़ेंगे बॉडी, 242 का 1, इफ द अक्यूज रेफ्यूजेस टू प्लीड और डज नॉट प्लीड, या तो अपराधी से पूछा गया था वेदर यू प्लीड गिल्टी, उसने मना कर दिया कि नहीं, और डज नॉट प्लीड, या कुछ नहीं बोला वो, और क्लेम्स टू बी ट्राइड, या उसने बोल दिया नहीं मेरा केस चलाइए आगे, मैं ट्राई होना चाहता हूँ, अब मेरा केस चलाइए, मैं तारीख भुगतूंगा और आऊंगा, ठीक है। और द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज अंडर 241, या फिर मैजिस्ट्रेट ने अक्यूज को, अपराधी को 241 में जब कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट हो रही थी उस पर कन्विक्ट नहीं किया, दोषी नहीं ठहराया, तो द मैजिस्ट्रेट शैल फिक्स अ डेट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। तो अब मैजिस्ट्रेट का अगला काम क्या रहेगा, सीधा तारीख लगाओ, और किस चीज के लिए तारीख लगाओ भाई, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को, गवाहों को एग्जामिन करने के लिए। अब क्या पुलिस पार्टी ने कौन कौन से गवाह बुला रखे हैं, कौन कौन से क्या है, उनको डेट लगाओ और उनको बुलाओ कि अब वो अपनी आके गवाही दे कोर्ट में, ठीक है, ट्रायल पे। अब 242 के सेक्शन 242 सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड द मैजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस टू द अक्यूज। बताया गया कि मैजिस्ट्रेट एडवांस में सप्लाई कर देंगे अपराधी को क्या, द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। जो स्टेटमेंट, जो कथन विटनेसेस के रिकॉर्ड किए थे, विटनेसेस के कथन रिकॉर्ड किए थे पुलिस ऑफिसर ने जब वह इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उस अपराध की, तो 161 में 161 में विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी ना कि वो भाई जो एक्वेंटेड एफेक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के साथ, तो एडवांस में सप्लाई कर देगा। अरे वो तो 238 में कागज पूरे करे, उसके 207 में, जैसे 238 में ट्रायल चली, जैसे उसके कागज पूरे करे, तो वो तो वहीं पूरे हो गए थे, यहाँ लिखने की क्या जरूरत थी। पर ये डबल एंश्योर कर रहा है कि भाई दे देना उसको पहले ही 161 के 161 के बयान जो विटनेसेस ने पुलिस ऑफिसर के आके दे रखे, वो दे देना उसको, कभी भूल जाओ, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्शन के काम आते हैं। 161 के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो पुलिस ऑफिसर कथन रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रायल स्टेज पे जो अक्यूज का वकील है वो कॉन्ट्राडिक्शन करता है उन गवाहों के, उनको दिखा के, ये देख तूने तो पुलिस ऑफिसर के आगे ये बोला था, अब तू ये बोल रहा है ट्रायल इसमें
कोर्ट के आगे सामने आके तू झूठ बोल रहा है, ऐसे होता है, ठीक है। अब 242 का सबसेक्शन 2, द मैजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएगा अभियोजन पक्ष, ठीक है, सरकारी वकील, क्या क्या कौन सी एप्लीकेशन लगाएगा, इशू अ समन्स टू एनी ऑफ इट्स विटनेसेस, अगर कोई भाई सम्मन करके कोई विटनेस बुलाना होगा, सारे सम्मन भाई कोर्ट सम्मन भेजेगा तभी तो गवाह आएंगे, ठीक है, तभी तो गवाह आएंगे कोर्ट में गवाही देने, तो सम्मन इशू होंगे। और सरकारी वकील या प्रोसिक्यूशन का कोई भी और वकील होगा, कोई विक्टिम ने प्राइवेट हायर करा होगा तो वो एप्लीकेशन लगा देगा, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, एक सम्मन इशू कर देंगे भाई, अगर 10 गवाह हैं तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली भाई 2 को एक दिन सम्मन कर दिया, फिर आगे वाली तारीख पे 2 को फिर कर दिया, ऐसे ऐसे बुला लेंगे, ठीक है, गवाहों को। इट डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड, और क्या निर्देश दिए जाएंगे उस संबंध में उस गवाह को, निर्देश दिया जाएगा कि हाजिरी तो अपनी, और प्रोड्यूस एनी स्टेटमेंट, या कोई और कथन कहीं से प्रोड्यूस करवाना होगा, ठीक है, प्रोसिक्यूशन को, तो वो कथन भी आ जाएगा कहीं से भी, और अदर थिंग, या कोई और अदर थिंग है तो वो भी आ जाएगी। तो मान के चलिए कोई बैंक फ्रॉड का मामला है, ठीक है, तो कोई स्कैमर पकड़ा हुआ, स्कैमर अपराधी है, और बैंक कंप्लेनेंट है, तो बैंक का या तो प्राइवेट वकील कर लेगा वो कोई, तो बैंक अप्लाई करेगा, किस चीज़ के लिए करेगा, कोई भाई मानिए स्कैमर ने कोई फ़ोन किया था, एयरटेल की सिम को यूज़ करते हुए फ़ोन किया था, अब भाई एयरटेल की सिम को यूज़ करते हुए फ्रॉड किया था, तो जो एयरटेल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, CDR है, तो उसको भी मंगवा सकता है कोर्ट, ठीक है, कोई CDR एयरटेल कंपनी मना नहीं करेगी कि भाई इस स्कैमर के बीच में और RBI के बीच में, या कोई और कोई वस्तु जिसके ऊपर इसने फ्रॉड कमिट किया, इनके बीच में क्या बात हुई, अगर वो सुनना चाहता है CDR रिपोर्ट तो मंगवा ली जाएगी। तो ये अदर थिंग है ना, ये उसी के ऊपर है, प्रोसिक्यूशन में अदर थिंग भी मंगवा सकता है, ठीक है, कोर्ट खम्मन भेजेगी एयरटेल कंपनी में, एयरटेल कंपनी वाले तुरंत, ठीक है, अगली तारीख तक वो कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेन ड्राइव में भिजवा देंगे, ठीक है, या किसी अपने कर्मचारी को भेज देंगे, जाओ भाई ये लेके आओ, अगर उनको पेन ड्राइव ज़्यादा ही प्यारी होगी तो ये लेके आओ, कोर्ट को ये दे के आओ, और अपनी पेन ड्राइव लेके वापस आ जाना, और गवाही दे तो गवाही भी दिया ना बस। और गवाही उसकी होगी क्या, एयरटेल के कर्मचारी की, भाई हाँ मैं एयरटेल का कर्मचारी हूँ, ये पेन ड्राइव मेरे उसने दी है, मैनेजर ने दी है, और मेरे पास अथॉरिटी लेटर है इसकी लेके आने में, और मैंने कोई इसमें फेरबदल नहीं किया, बस ये होगा, और तो क्या होगा, ठीक है। फॉर 240 अब सेक्शन 242 का सबसेक्शन 3, ऑन द डेट्स ऑफ फिक्स, जो तारीख गवाही के लिए लगाई गई थी उस तारीख की बात हो रही है। अब द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस, तो मैजिस्ट्रेट आगे बढ़ जाएंगे और जितने भी गवाह है, जितने भी गवाह हैं उनकी गवाही ली जाएगी, एज में भी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, और जितने भी सपोर्ट में प्रोसिक्यूशन के अभियोजन पक्ष के सपोर्ट में जो जितने भी गवाह हैं ना उस तारीख पे, तो उतनों की गवाह लीजिएगा। मान के चलिए दो गवाहों को सम्मन काटे थे, गवाह जो 1 था वो तो आया पड़ा है, गवाह 2 नहीं आया पड़ा, तो उसको दोबारा सम्मन चले जाएंगे। अब तो गवाह 1 आया है तो उसकी तो गवाही लो, या यूं कहोगे नहीं मैजिस्ट्रेट यूं कहेगा कि नहीं मैंने तो 2 को सम्मन काटे थे, जब तक दोनों तुम नहीं आओगे मैं गवाही नहीं लूंगा, अरे नहीं 1 आ गया ना तो 1 की गवाही लो, दूसरा आता रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 242 का 3। अब 242 के 3 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड द मैजिस्ट्रेट में परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेसेस टू बी डेफर्ड, तो मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट से अगर अपराधी का वकील बोलेगा कि सर इसका जो चीफ हो गया ना, अब भाई जो गवाही लिखता है, जैसे जो गवाह अपने मुंह से बोलता है, तो उस जो पेपर पे लिखी जाती है ना एलमत के द्वारा, क्रिमिनल कोर्ट के एलमत के द्वारा, तो वो चीफ होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट में वो होता है, मतलब उसके तहत उसके प्रोविजंस लगते हैं, उसको फॉलो होते हुए एग्जामिनेशन चीफ होता है। तो उसके बाद वो चीफ होने के बाद तुरंत अगर भाई अपराधी का वकील चाहेगा तो उसको क्रॉस कर लेगा, मतलब उस चीफ पर या उसकी पुरानी स्टेटमेंट से उसको झूठा ठहराएगा, साफ सीधी सी बात है। तो ये कह रहा है कि जो अपराधी का वकील है ना वो डेफर्ड भी करवा देगा। अब डेफर्ड क्या होता है, भाई आज नहीं करना इसे, आज भाई उसके क्वेश्चन सूझ नहीं रहे, अरे भाई कम से कम मान लो कम से कम 5 पेज की गवाही देती, अब वो वकील सारे राम जेठमलानी जी थोड़ी होते हैं कि जो तुरंत क्वेश्चन बना के और तुरंत उसको क्रॉस कर देंगे। थोड़ी सी भी गलती होगी ना तो वो उसकी गवाही तो कोरपोरेशन में चली जाएगी, मतलब उसकी गवाही और पुख्ता हो जाएगी और आपके क्लाइंट को सजा होकर रहेगी। तो वो कह देगा सर मैं आज नहीं करना चाहता, तो अब कोर्ट क्या करेगा, डेफर्ड कर देगा उसे। डेफर्ड होता है मतलब अगली तारीख पे कर लेना भाई, ठीक है। अनटिल एनी अदर विटनेस और विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड, और जब वो अगली तारीख पर लगाएगा कि भाई अगली तारीख के लिए डेफर्ड कर देता हूँ मैं, अगली तारीख पर इसका क्रॉस कर लेना, इससे प्रश्न पूछ लेना, उसको बोलता है अपराधी के अक्यूज के वकील को। लेकिन कोई जो अगली तारीख पर कोई अगला गवाह आएगा ना उससे पहले उसका क्रॉस हो जाएगा पुराने वाले गवाह का, ये रूल है, ठीक है। और रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन, या फिर कोई और उसको अपराधी के वकील को कोई और बुलाना होगा, कोई गवाह जैसे मान के चलिए गवाह जो 1 आया था उसका एग्जामिनेशन चीफ हो गया था, उसने गवाही दे दी थी, उसका क्रॉस भी कर लिया था उसी वकील ने, ठीक है। तो 2-4 दिन बाद उसको लगा नहीं यार कम ही रह गई थी उस क्रॉस में कुछ,
उस क्रॉस में कुछ कमी रह गई थी, तो जब अगली तारीख आएगी ना, जब अगला गवाह कोई आएगा, उससे पहले एप्लीकेशन लगा दे कि जी उस गवाह को बुलाओ, पहले उस गवाह को मैं और फर्दर क्रॉस करना चाहता हूँ, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पूरा सेक्शन हमने किया। 242 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना। ठीक है, एक बार पानी पी लेता हूँ, रुको 1 मिनट। चलो भाई, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 243 हम पढ़ेंगे सीधा, एविडेंस फॉर डिफेंस। अब भाई अभियोजन पक्ष के, प्रोसिक्यूशन के, सरकारी वकील के सारे गवाह हुआ, सब कुछ निमट गए, मतलब उसने एग्जामिनेशन करवा दी, अपनी गवाहों की गवाही करवा दी। अब भाई अपराधी भी तो अपने गवाह लेके आएगा, तो अब 243 पढ़ेंगे हम। 243 का 1, द अक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस। तो अक्यूज को बता जाएगा, अपराधी को बता जाएगा, भाई अब तू कमर कस ले और अपने डिफेंस में घुस जा, मतलब तू तो तेरे गवाह हैं जो तेरे को बचाएंगे, तो तेरे पक्ष में गवाही देंगे, उनको ले आ। एंड प्रोड्यूस इज एविडेंस, और अपने गवाहों को प्रोड्यूस कर। ठीक है, एंड द अक्यूज पुट्स एनी रिटन स्टेटमेंट द मैजिस्ट्रेट शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। और ये कल भी बताया था, अगर अपराधी का वकील कोई रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है रिकॉर्ड में, ठीक है, अपनी गवाही के तौर में गवाह नहीं ले गया था, पर कोई रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर देता है। ठीक है भाई, आर्ग्यूमेंट भी उसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी, मौखिक रूप से तो उसने 2 ही चीज बोली, पर 10 पन्नों की, कोई 15 पेजेस की, 20 पेजेस की कोई रिटर्न स्टेटमेंट दे दी, पर कोई वकील रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता नहीं है, सब मुंह से ही बोल के अपनी बहसबाजी करते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल जो कर दी ना अपराधी के वकील ने, तो कोर्ट उसको देखेगा और उसको कोर्ट फाइल पे लगा लेगा। यूं नहीं है कि ये क्या रिटर्न स्टेटमेंट चल ले जा, अरे नहीं, रूल ले रखा है। ठीक है, 243 में अगर रिटर्न स्टेटमेंट अपराधी का वकील फाइल करता है तो वो कोर्ट रिकॉर्ड में लगा लेगा। अब ठीक है, 243 का सबसेक्शन 2, इफ द अक्यूज्ड आफ्टर ही हैड एंटर अपॉन हिज डिफेंस, जब अपराधी उस अपने डिफेंस में घुस जाता, मतलब अपने गवाहों को लेके आने लगता है, अप्लाइज टू द मैजिस्ट्रेट टू इशू एनी प्रोसेस। और भाई इसको अपने गवाह लेके आने हैं, उसके बोलने से गवाह आ नहीं रहे, इसको जो बुलाने हैं, तो मैजिस्ट्रेट के पास सर अक्यूज का वकील एप्लीकेशन लगा दे, और क्या बोलेगा, जो प्रोसिक्यूशन ने बोला था कि भाई जिसको मैं बुलाना चाहता हूँ उसको सम्मन भेजो, तो यही बोलेगा, मैजिस्ट्रेट टू इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस of any witness for the purpose of examination or cross examination or the production of any document or other thing। अब देखो, मैं इसको अक्यूज को, अपराधी को कितने बार मौके मिल रहे हैं और क्या मौके मिल रहे हैं भाई, ऊपर भी इसको 2 बार मौके मिल गए थे भाई, क्रॉस एग्जामिनेशन जिस दिन गवाह है उस दिन क्रॉस कर ले। ठीक है, उस दिन नहीं करना चाहता तो एक बार और मौका मिल जाएगा, आगे कर ले। अब डिफेंस के टाइम भी उसको मौका मिल रहा है भाई, तेरे को और किसी से शांति नहीं मिली हो तो तूने क्रॉस कर लिया था, और नहीं मिली हो तो दोबारा उसको क्रॉस कर ले, इतनी परमिशन है उसको। एक और गवाह तेरे को बुलाना है, अक्यूज को, उस गवाह को बुला ले जो तेरे पक्ष में या फिर तेरे लिए गवाही दे सके। ठीक है, और कोई और अन्य वस्तु कहीं से मंगवानी है, कोई प्रोड्यूस करवानी है जो तेरे को बचा सके, उसको बुला ले। द मैजिस्ट्रेट शैल इशू सच प्रोसेस, तो मैजिस्ट्रेट शैल है, मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकता अक्यूज को, अनलेस, पर तब कब नहीं करेगा, he considered that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay for defeating the ends of justice, and such grounds shall be recorded by him in writing। अगर भैया अपराधी एप्लीकेशन लगाता है और मैजिस्ट्रेट को लग जाता है पागल बना रहा है, वैक्सेशन और डिले करने के लिए, मतलब भाई मैं केस का निपटारा मैं करना चाहता हूँ इसी महीने में, पर ये एप्लीकेशन इसने लगा दी इसने 20 बंदों को बुलाने के लिए। अरे 20 व्यक्तियों की जरूरत ही नहीं है केस में, और एप्लीकेशन लगा दी, एप्लीकेशन में लिख दिया कम से कम 50 व्यक्तियों का नाम जिससे कुछ वस्तु मंगवानी है इनको, अरे कोई रेलिवेंसी नहीं है उसकी। ठीक है, मैजिस्ट्रेट उसको पता लग जाता है, तो वो क्या बोलेंगे, रेफ्यूज कर देंगे, एप्लीकेशन को डिसअलाउ कर देंगे, और क्या करेंगे, और अपने रीजन से रिकॉर्ड कर देंगे भाई क्यों लगता है उन्हें ऐसा, तो अपने स्पीकिंग ऑर्डर के साथ उसको एप्लीकेशन को उसकी अपराधी की अक्यूज की डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब 243 के 2 का प्रोवाइजो, जो कि प्रोवाइडेड व्हेन द अक्यूज हैज क्रॉस एग्जामिन्ड और हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस बिफोर एंटरिंग ऑन हिज डिफेंस। बताया गया है जो अपराधी का वकील है ना, वो या तो जो अभियोजन पक्ष का प्रोसिक्यूशन का कोई गवाह है उसको या तो एग्जामिन कर चुका, मतलब उसकी परीक्षा उससे क्रॉस एग्जामिनेशन परीक्षा उससे प्रश्न पूछ चुका है उसके गवाह से प्रोसिक्यूशन के, या उसके पास मौका था कि जब वो गवाह प्रेजेंट था वो पूछ सकता था पर उसने पूछे नहीं। एनी विटनेस बिफोर एंटरिंग ऑन हिज डिफेंस, किसी भी गवाह से बिफोर एंटरिंग हिज डिफेंस, जब से उसने अपने डिफेंस लिया उससे पहले ही। द अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस शैल बी नॉट कंपेल्ड अंडर दिस सेक्शन, तो उस गवाह की अब अटेंडेंस हाजिरी कंपेल नहीं की जाएगी, मैजिस्ट्रेट द्वारा विवश नहीं किया जाएगा उस गवाह को दोबारा आने के लिए, अनलेस, क्योंकि तब किया जाएगा द मैजिस्ट्रेट इज सर्टिफाइड दैट इट इज नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, कि मैजिस्ट्रेट को संतुष्टि मिल जाए कि यह जरूरी है न्याय को पाने के लिए। ठीक है, अब मान के चलो कोई गवाह प्रोसिक्यूशन ने, मतलब सरकारी वकील ने कोई गवाह बुलाया केस से जुड़ा हुआ,
उसने गवाही दे दी, ठीक है, उसने गवाही दे दी। अब उसने 1 पेज की गवाही दी, उससे आराम से क्रॉस हो सकता था, पर क्या क्या किया उसने, सर उसके अक्यूज के वकील ने क्या किया, उसको क्रॉस नहीं किया, बोला मैं तो अगले पे करूंगा, अगले तारीख पे इसको बुला लें दोबारा से। अगली तारीख पे फिर उसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, अब क्रॉस हो गया, उसका वो घर चला गया गवाह। पर अब आई बारी डिफेंस की, अब डिफेंस की बारी आई, मतलब जज ने बोल दिया, मजिस्ट्रेट ने बोल दिया भाई तू डिफेंस ले ले, प्रोसिक्यूशन के गवाह खत्म हो गए, इसने अपने एविडेंस क्लोज कर दिए, अब तेरे एविडेंस चालू। तो वो पहली तारीख पे बोलता जी उस गवाह को दोबारा बुला लो। अरे भाई तू क्रॉस उसे कर चुका, दोबारा क्या बुला लो, मेरे को संतुष्ट कर। मजिस्ट्रेट कहेगा मेरे को सेटिस्फाई कर, उसको दोबारा क्यों बुलाना है। तो नई नई बातें बताएगा कि भाई उससे मेरे को ये पूछना था, ये पूछना था, ठीक है। तो ये सब होता है, अगर संतुष्ट नहीं कर पाएगा तो उस गवाह को दोबारा बुलाया नहीं जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है। अब सेक्शन 243 का सबसेक्शन 3 हम पढ़ेंगे। द मजिस्ट्रेट मे बिफोर समरिंग एनी विटनेस ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 रिक्वायर्ड रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द विटनेस इन अटेंडिंग द पर्पस ऑफ द ट्रायल डिपॉजिट इन द कोर्ट। जो अब अपराधी का वकील किसी अब गवाह को बुलाना चाहता है जिसने गवाही दी थी, ठीक है, मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस को बुलाना चाहता है, ठीक है, वापस बुलाना चाहता है जब वो उसने अपने डिफेंस में एंट्री ले लिया है, तो अब उन विटनेसेस की डाइट मनी भी देगा, कौन, अपराधी देगा, ठीक है, अपराधी देगा, और या अपराधी का वकील देगा। अब अपराधी के वकील ने 5 लाख रुपए फीस ले रखी है, तो डाइट मनी क्या अपराधी देगा, क्यूज देगा, नहीं वो दे देगा, भाई दे सके तो दोनों दे देंगे। मतलब मोटी मोटी बात है, 243 के सबसेक्शन 3 में डाइट मनी दी जाएगी। डाइट मनी होती है गवाहों का खर्चा, कि वो कोर्ट में आके गवाही दे रहे हैं, उसके लिए नहीं दी जाएगी। फर्स्ट टाइम उसको बुलाया प्रोसिक्यूशन ने, तब उसको नहीं दी जाएगी, तब तो उसकी ड्यूटी है भाई आके गवाही दे, ठीक है। पर दोबारा जब डिफेंस के लिए उसको बुलाया जा रहा है, तो भाई उसको हक है उसका कि उसको डाइट मनी दी जाएगी। डाइट मनी मतलब खर्चा पानी दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो ये हमारा होता है पूरा यहाँ से पार्ट ए इसका, चैप्टर 19 का पार्ट ए, जो कि था हमारा सेक्शन 238 से लेके सेक्शन 243 तक। तो ये 238 से लेकर 243 तक ये सीधा सीधा पुलिस रिपोर्ट के बारे में यह प्रोसीजर फॉलो होता है। अगर पुलिस ऑफिसर ने, पुलिसकर्मी ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने पुलिस रिपोर्ट दी है था उसमें कोर्ट में, मतलब चालान जमा करा है, और एक अपराधी की ट्रायल इस हिसाब से चलेगी, ठीक है। अब पार्ट बी हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 का, जो कि कहता है केसेज इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। अब वो वाले केसेज, उसमें कार्रवाई कैसे चलेगी जो पुलिस रिपोर्ट के केसेज नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, कौन से केसेज है वो, कंप्लेंट केसेज है, इन्फॉर्मेशन केसेज है, ठीक है, कंप्लेंट केसेज या इन्फॉर्मेशन केसेज है, ठीक है। मतलब 191 ए के और 191 सी के हैं, ठीक है। तो अब सेक्शन 244 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब देखो सीधा जो कंप्लेंट केस और इन्फॉर्मेशन केस है ना, उसमें कुछ नहीं है, सीधा भाई कंप्लेंट आई, इन्फॉर्मेशन मिली मजिस्ट्रेट साहब को, तो सीधा क्या है, कोई चार्ज फ्रेमिंग, कोई कुछ भी नहीं है, टर्म से टर्म कुछ भी नहीं, सीधा क्या है, प्रोसिक्यूशन की गवाही के लिए बुलाओ। मतलब जो ये कंप्लेंट दे रहा है, जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो व्यक्ति, सीधे गवाहों को बुलाओ, कोई चार्ज फ्रेमिंग कुछ भी नहीं है इसमें कंप्लेंट में और इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो 244 का 1, व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। जब कोई वारंट केस है और वो कैसे इंस्टीट्यूट हुआ है, पुलिस रिपोर्ट के द्वारा इंस्टीट्यूट नहीं हुआ, वो किसी पुलिसकर्मी ने नहीं किया, किसने किया है, कंप्लेनेंट ने किया है। कंप्लेंट डाली है या क्या डाला है, इन्फॉर्मेशन डाली है, या तो सो मोटो डाली है कोर्ट ने डाली है, या किसी व्यक्ति ने आके कोर्ट के आगे ओरली कुछ डिपोज किया तो कोर्ट ने इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है। द अक्यूज्ड अपीयर इज ब्रॉड बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो या तो वो जो अपराधी है जिसके विरुद्ध कंप्लेंट डली है, या फिर जिसके विरुद्ध इन्फॉर्मेशन मिली है, या तो उसको सम्मन भेज के बुलाया जाता है, वो अपीयर होता है, हाजिरी देता है, और इज ब्रॉड बिफोर द मजिस्ट्रेट, या उसको पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑर्डर या कोई एनी अदर पर्सन जिसको पुलिस ऑफिसर वो मजिस्ट्रेट बोल देंगे, वो उसे कोर्ट में लेके आता। तो अब क्या करेंगे, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन। अब मजिस्ट्रेट आगे बढ़ेगा और प्रोसिक्यूशन को, अभियोजन पक्ष को सुनेगा, एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। और सारे गवाहियों ले लेगा जितने भी प्रोसिक्यूशन अपने सपोर्ट में, अपने कंप्लेंट के, अपनी इन्फॉर्मेशन के सपोर्ट में दिला सकते हैं, ठीक है। और 244 का 2, द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष, कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट एप्लीकेशन लगा देगा, मजिस्ट्रेट के सामने पत्र लगा देगा, और क्या बोलेंगे उसमें, इशू अ समन्स टू एनी ऑफ इट्स विटनेसेस, डायरेक्ट हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। अब कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट एप्लीकेशन लगा देंगे, और क्या एक प्रोसेस इशू करवाएंगे कि भाई किसी व्यक्ति को गवाह के तौर पे बुलाना है, वो कंप्लेनेंट के कहने पे नहीं आ रहा, इन्फॉर्मेंट के कहने पे नहीं आ रहा, तो भाई कोर्ट उसे सम्मन कर देगी और उसको बुला लेगी। उसको ही नहीं, किसी दस्तावेज को भी बुला लेगी, सम्मन करके मंगवा लेगी मतलब, और या फिर अदर थिंग, कोई और वस्तु है ना, उसको भी मंगवा लेगी कोर्ट में, ठीक है। तो यह होता हमारा खत्म 244। अब 245 पढ़ेंगे, व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। ये लो, प्रोसिक्यूशन एविडेंस देने के बाद तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
वही लगता है कि ये तो गवाही कच्चे हैं, कुछ हुआ ही नहीं है, मैटर तो कुछ है ही नहीं, इसको अक्यूज को यूं ही फंसा रखा है, तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है, कंप्लेन और इन्फॉर्मेशन केस में भी, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेक्शन 245 का एक, इफ अपॉन टेकिंग ऑल एविडेंस रेफर टू इन सेक्शन 244। अब 244 में जो गवाही लेनी थी प्रोसिक्यूशन की वो ले चुका है मैजिस्ट्रेट। द मैजिस्ट्रेट कंसीडर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड दैट नो केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड हैज बीन मेड आउट। और मैजिस्ट्रेट को ये समझ में आ जाता है, क्या समझ में आ जाता है, और उसको कारण लगते हैं, और वो उस कारण को रिकॉर्ड भी करता है कि भाई अपराधी जो ये अपराधी है जिसके विरुद्ध कंप्लेंट आई है या इन्फॉर्मेशन आई है, इसने कोई अपराध नहीं कर रखा, कोई भी जुर्म ही नहीं कर रखा इसने। तो विच इफ अनरिबटेड, अगर इसने वो नहीं पलटा ना कि मेरे को तो दिख रहा है कि इसने कोई अपराध नहीं करा, लेकिन अक्यूज उसको पलट भी नहीं रहा, खड़ा है ऐसे कि ऐसे, वो कुछ डिफेंस भी नहीं ले रहा, तो वुड वारंट हिज कन्विक्शन। तो अगर भाई ये कुछ बोलेगा नहीं तो इसकी कन्विक्शन हो जाएगी। और मेरे को लग रहा है, अपने मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इसने कुछ किया भी नहीं, पर ये कुछ साबित भी नहीं कर रहा। भाई अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो वो क्यों बोलेगा, वो सोचेगा कि भाई कुछ किया ही नहीं है मैंने। लेकिन प्रोसिक्यूशन भाई एविडेंस लेके आ रहा, झूठे सच्चे कैसे भी लेके आ रहा, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट को क्या लग रहा है, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा ना कार्रवाई, और अक्यूज तो अपराधी तो कुछ बोल नहीं रहा अपने डिफेंस में, तो इसकी सजा होकर ही रहेगी, क्योंकि भाई एविडेंसेस के तौर पे जो कंप्लेनेंट और जो इन्फॉर्मेट एविडेंस लाएंगे मेरे को करनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा था, मैजिस्ट्रेट शैल डिस्चार्ज हिम। तो अब ऐसे में मैजिस्ट्रेट उस अक्यूज को कंप्लेंट जिसके विरुद्ध आई थी और इन्फॉर्मेशन जिसके विरुद्ध आई थी उसको डिस्चार्ज कर देंगे, उसको उस कंप्लेंट से और इन्फॉर्मेशन से फ्री कर देंगे, जाइए आप, ठीक है। अब 245 का 2 हम पढ़ेंगे। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ मैजिस्ट्रेट फ्रॉम डिस्चार्जिंग द अक्यूज्ड एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस। कुछ भी नहीं रोकेगा इस धारा का एक मैजिस्ट्रेट को कि वो अक्यूज्ड को फ्री नहीं कर सकता कोई से भी स्टेज, केस की कोई से भी स्टेज पे, पर किससे पहले, फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय सच मैजिस्ट्रेट ही कंसीडर्ड द चार्ज टू बी ग्राउंडलेस। और रीजंस रिकॉर्ड करेगा, और क्या रीजंस क्या लिखेगा कि भाई चार्ज जो इसके अपराधी के ऊपर चार्ज लगा ना कंप्लेनेंट ने, कंप्लेंट प्रोसीडिंग में और इसमें इन्फॉर्मेंट ने इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग में, बिल्कुल झूठा है, ग्राउंडलेस है, कोई आधार नहीं है इसके चार्ज लगाने का, ठीक है, एलिगेशन लगाने का, तो डिस्चार्ज कर देगा। तो मान के चलिए भाई पूरी प्रोसीडिंग चल रही, प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी हो गए, डिफेंस ने 2-3 अपने भी एविडेंस ले लिए, लेकिन फिर बाद में डिफेंस एविडेंस लेने के बाद जजमेंट लिखवानी रह रही है। पर मैजिस्ट्रेट को लगता है भाई नहीं, जज जैसे भाई डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है जजमेंट लिखवाने के लिए, जजमेंट भी नहीं लिखवाएगा, तुरंत डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है, रीजंस तो रिकॉर्ड करेगा ही, ठीक है भाई। तो ये था हमारा सेक्शन 245। हम सेक्शन पढ़ेंगे 246 जो कि थोड़ा लेंथी और ये इंपॉर्टेंट समझना, ठीक है। प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज। अब क्या प्रक्रिया है जब मैजिस्ट्रेट ने अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया, मतलब फ्री नहीं किया, तो ये प्रक्रिया फॉलो होगी। अब 246 का 1, इफ व्हेन सच एविडेंस हैज बीन टेकन, जब प्रोसिक्यूशन की गवाही ले ली गई है, और एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस द मैजिस्ट्रेट इज ओपिनियन दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस। और प्रोसिक्यूशन की गवाही लेने के बाद मैजिस्ट्रेट को यह लगता है भाई प्रिज्यूम कर रहा है वो कि भाई हाँ अपराधी ने कोई अपराध तो किया है। ट्राइवल अंडर दिस चैप्टर, और ये चैप्टर 20 के अंतर्गत ट्राइवल भी है, ठीक है, चैप्टर 20 नहीं चैप्टर 19 के अंतर्गत ट्राइवल भी है, मतलब मैं इसको ट्राई भी कर सकता हूँ। विच सच मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई, और वो मैजिस्ट्रेट इसको सक्षम भी है ट्राई करने के लिए, एंड विच इन हिज ओपिनियन कुड बी एडुकेटली पनिश्ड बाय हिम, और उसके मुताबिक कि ये एडुकेटली पनिश मैं उसे कर सकता हूँ उस अपराधी को। ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अब चार्ज फ्रेम होंगे अक्यूज्ड के विरुद्ध, ठीक है, अब चार्ज फ्रेम होंगे अक्यूज्ड के विरुद्ध। तो देखिए इंफॉर्मेशन और कंप्लेंट प्रोसीडिंग में चार्ज फ्रेम हो रहे हैं, लेकिन कब हो रहे हैं, प्रोसिक्यूशन की सारी गवाहियां ले ली गई हैं उसके बाद हो रहे हैं। प्रोसिक्यूशन की सारी गवाहियां ले ली हैं और मैजिस्ट्रेट को बिल्कुल संतोषजनक उनको वो मिल गया, रिजल्ट मिल गया, हाँ भाई ऑफेंस तो हुआ है, तब चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। यूं नहीं है कि कंप्लेंट दी और तुरंत बोल दिया हाँ चार्ज फ्रेम, उसको पकड़ के लिया और चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। नो नो नो, पहले गवाहों को देख रहे हैं, हाँ भाई कैसी गवाही है, तो उनको एग्जामिन कर रहे हैं और फिर ही चार्ज फ्रेम हो रहा है, ठीक है। अब 246 का सबसेक्शन 2, द चार्ज शैल देन बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड। फिर जो चार्ज फ्रेम हुआ है कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग में, तो वो पढ़ के सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा किसको, अपराधी को। एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लेड्स गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेड। और अपराधी से पूछा जाएगा क्या तुम अपने आप को दोषी मानते हो या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए शेष है। तो वो ऑब्वियसली 99% केसेस में वही वाली फिल्म अपनी कि वो बोलेगा यस मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं भी बताना चाहता हूँ इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है और मैंने तो कुछ अपराध किया ही नहीं, मेरे को झूठा फंसा रहे हैं। ओके, अब सबसेक्शन 3, इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी। अगर मान के चलो 1% केसेस में उसने बोल दिया हाँ मैं दोषी हूँ, तो अब क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली। तो मैजिस्ट्रेट जो उसके अक्यूज के मुंह से जो ध्वनि निकली है उन्हीं शब्दों में रिकॉर्ड करेगा उसकी प्ली को, एंड मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। और अब मैजिस्ट्रेट की पावर है, उनकी शक्ति है भाई, कितना करेंगे वो कन्विक्शन, मतलब सजा करेंगे जेल कटवाने की, उतनी वो कर देंगे, ठीक है, कन्विक्ट कर देंगे, उसको दोषी ठहरा देंगे।
अब 246 का 4, इफ द अक्यूज रेफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड। भाई अक्यूज से पूछा गया वेदर यू प्लीड गिल्टी, वो मना कर देता है नहीं मैं तो गिल्टी नहीं हूँ, तो उसका मतलब क्या है, तो वो बोल रहा है कि मेरी ट्रायल चलाओ आगे, ठीक है। इफ द अक्यूज इज नॉट कन्विक्टेड, और अक्यूज को कन्विक्ट भी नहीं किया गया था अंडर सबसेक्शन 3, इसी के जो ऊपर पढ़ाया अभी सबसेक्शन 3 में, he shall be required to state at the commencement of the next hearing of the case or the magistrate for reasons to be recorded in writing so things forthwith whether he wishes to cross examine any and if so which of the witnesses for the prosecution whose evidence has been taken। अब जिसके एविडेंस उसने मैजिस्ट्रेट ने ले लिए थे ना कंप्लेनेंट विटनेसेस के और इन्फॉर्मेंट विटनेसेस के, तो अब उससे पूछा जाएगा या वो ही बताएगा, अपराधी बताएगा, अपराधी का वकील बताएगा, क्या वो क्या स्टेट करेगा, ही शैल बी रिक्वायर्ड टू स्टेट, अब वो स्टेट करेगा अपराधी का वकील एट द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग, जैसे अगली तारीख लगेगी ना उस तारीख से पहले ही स्टेट कर देगा क्या, और इफ द मैजिस्ट्रेट फॉर इज टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, या मैजिस्ट्रेट को उचित लगता है क्या, सो थिंग्स फिर उसको उचित लगता है फोर्थ विद इमीडिएटली वेदर ही विशेस टू क्रॉस एग्जामिन एनी, या उसी दिन बता देगा जिस दिन वो बोल रहा है कि भाई मेरी ट्रायल करो, उसी दिन बता देगा। कंप्लेनेंट ने जितने गवाह आपसे एग्जामिन करवाए सभी गवाह को बुला लो, मैं सभी को क्रॉस एग्जामिन करूँ, उसकी राइट है। अब कंप्लेनेंट ने जब कंप्लेंट दी तो 10 गवाहों को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मैजिस्ट्रेट ने 10 की गवाही ले ली। अब भाई अक्यूज का भी तो राइट है 10 के 10 गवाह को वापस बुलाओ, मैं क्रॉस एग्जामिनेशन भी तो करूंगा उनका, तो अब मैजिस्ट्रेट उनको बुलाएगा, ठीक है। तो अब 246 का 5, इफ ही सेज ही डज सो विश, अगर वो कहता है कि हाँ मैं बुलाना चाहता हूँ, जो कि बुलाएगा ही। द विटनेसेस नेम्ड बाय हिम शैल बी रिकॉल्ड, अब जो विटनेसेस का उसने नाम लिया है उसको रिकॉल्ड होगा। भाई रिकॉल्ड क्यों होगा, रिकॉल्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन एविडेंस तो पहले हो चुके थे ना, अब उनको दोबारा वापस बुला जाएगा। एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन एनी दे शैल बी डिस्चार्ज, और फिर उनका क्रॉस होगा, मतलब अक्यूज का वकील उनसे प्रश्नबाजी करेगा, और अगर फिर कंप्लेनेंट का वकील उससे फिर कुछ एलोबरेट करवाना चाहता है मैटर, तो वो उसको री एग्जामिनेशन करेगा, और फिर अक्यूज का वकील उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होगा, 1-2 बार ही होते हैं क्रॉस और री एग्जामिनेशन, उसके बाद परमिशन नहीं देता है। और ये दूसरी बारी में भी तब देता है कोई जब नया मैटर कोई उठ के आ गया क्रॉस एग्जामिनेशन उसको समझाने के लिए, बस उसके बाद नहीं देता है। इफ एनी, फिर दे शैल बी डिस्चार्ज, फिर उनको प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को फाइनली डिस्चार्ज कर देगा, आप जाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 246 का 6, द एविडेंस ऑफ एनी रिमेनिंग विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन शैल नेक्स्ट बी टेकन, अब मान के चलिए 10 गवाह उसने लेके आया था, कौन, कंप्लेनेंट, जब कंप्लेनेंट दरख्वास्त दे रहा था, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट ने 6 गवाहों की विटनेस ले लिए थे और 4 को कह दिया था कि भाई अक्यूज को बुला लेता हूँ, हाँ अपराध होता हुआ लग रहा है, अक्यूज को बुला लेता हूँ, तो अब 4 गवाहों के जो बच गए थे ना, तो अब बाद में हो जाएंगे, ठीक है। अब यही कह रहा था एविडेंस ऑफ द रिमेनिंग विटनेसेस, जो अब रिमेनिंग विटनेस रहे, गवाह रह गए, नेम्ड बाय हिम फॉर द प्रोसिक्यूशन, अभियोजन के लिए, कंप्लेंट के लिए, इन्फॉर्मेंट के लिए, शैल नेक्स्ट बी टेकन एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन दे आल्सो बी डिस्चार्ज, तब जो वो 4 गवाह हो गए थे और अक्यूज ने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया और प्रोसिक्यूशन ने, कंप्लेंट ने फिर उससे उसका री एग्जामिनेशन कर दिया, वो उनको भी छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है सेक्शन 246। हम पढ़ेंगे सेक्शन 247 एविडेंस फॉर डिफेंस। अब डिफेंस में कौन, अपराधी आएगा, अपने डिफेंस लेगा, बॉडी पढ़ते 247 की, द अक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस, तो अक्यूज को बुलाया जाएगा कि भाई अपना डिफेंस ले, अपनी कमर कस ले, अब प्रोसिक्यूशन की गवाही पूरी हो चुकी है, अब तू अपना डिफेंस ले, अब तेरे लिए कौन गवाही देने आने वाला है, ठीक है, उनको बुलाओ, और एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस, और अपने गवाह अपनी गवाही प्रोड्यूस कर, प्रस्तुति कर कोर्ट के आगे। एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 243 शैल अप्लाई टू द केस, और फिर ऐसे में सेक्शन 243 जो पुलिस रिपोर्ट वाले केस के थे ना 243 के, वही वाले प्रोविजन लग जाएंगे, डिफेंस जब वो लेगा, अपराधी लेगा, तो मतलब क्या कि वो बता देगा कि भाई रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है, तो वो लगा लेंगे वो मैजिस्ट्रेट, या फिर वो किसी गवाह को दोबारा बुलाना चाहता है क्रॉस वगैरह के लिए, तो उसको बुला ली जाएगा, ठीक है। तो 243 के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा खत्म होता है चैप्टर 19 का पार्ट बी। अब हम पार्ट सी पढ़ेंगे जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर 19 का, ठीक है। फिर भाई आज भी वही चैप्टर 20 होगा, क्योंकि इसमें सेक्शंस में हमने 12-13 सेक्शन किए हैं, लेकिन ये 12-13 सेक्शन मैंने फुल वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन बताई है। हो सकता था मैं तो जल्दी ही बता देता, 2-2 मिनट में एक सेक्शन करवा देता, पर नहीं, पर सारी एक वर्ड को भाई पहले बताना और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन, उसका ट्रू मीनिंग समझाना, उसमें टाइम तो लगता है और थकान होती है, ठीक है। तो हम आज के लिए ये पार्ट सी के 248, 249 और 250 पढ़ेंगे। फिर आगे तो अब रैपिड रिवीजन कहाँ से होगी, कल तो मैं जोधपुर चला जाऊँगा, ठीक है, तो अब रैपिड रिवीजन तो नहीं हो पाएगी, ठीक है, पर कोई अगला अगर एग्जाम आएगा तो उसमें करवाऊंगा, ठीक है। अब सेक्शन 248 एक्विटल और कन्विक्शन, तो ये पार्ट सी है ना जो चैप्टर 19 का, ये सब के लिए कॉमन है, पुलिस रिपोर्ट केस के लिए भी, कंप्लेंट केस के लिए भी और इन्फॉर्मेशन केस के लिए भी। तो मतलब जब ये एक्विटल और कन्विक्शन होगा तो दोनों में होगा, पुलिस रिपोर्ट में भी और उसमें भी, कंप्लेंट में भी और इन्फॉर्मेशन में भी, ठीक है। तो ये
248, 249, 250 पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पर लगेंगे। तो मान के चलिए पार्ट सी है ना, दोनों पर लगेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा पार्ट ए को भी और पार्ट बी को भी। ठीक है, अब 248 पढ़ते हैं। एक्विटल और कन्विक्शन, अब बरी करना या फिर दोषी ठहराना। एक्विटल का मतलब होता है बरी कर दिया, मतलब बाइज्जत बरी कर दिया, भाई तूने कोई अपराध नहीं किया, जा तेरी ट्रायल हो चुकी है और हमने पाया तेरे को, तुम कोई दोषी नहीं हो, तुम बाइज्जत बरी हो। बाइज्जत बरी हो मतलब तुम्हें इज्जत के साथ बरी किया जाता है, तुम कोई दोषी नहीं हो। और कन्विक्शन, या भाई तुम्हारी ट्रायल चलाई, तुमको दोषी ठहराया जाता है कि तुमने किया है जो किया है कांड। ठीक है, अब 248 का एक, इफ इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर, इसको अब कोई से भी केस में इस चैप्टर के तहत, चैप्टर 19 के तहत, इन विच अ चार्ज हैज बीन फ्रेम, जिसमें कि एक चार्ज फ्रेम किया गया था, धारा पुख्ता की गई थी। द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज्ड नॉट गिल्टी, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई अपराधी है ना, गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है। ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, तो वो क्या करेगा मैजिस्ट्रेट, एक ऑर्डर रिकॉर्ड कर देगा और क्या, एक्विटल का, अपराधी को बाइज्जत बरी कर देगा। ठीक है, अब 248 का 2, वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर, अब चैप्टर 19 के चाहे कोई से भी केस है, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी वाले केस में, द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज्ड गिल्टी, तो मैजिस्ट्रेट पता लगा लेता कि भाई अपराधी ने अपराध किया था और ये दोषी है ये। बट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 325, पर मैजिस्ट्रेट 325 के प्रोविजन के तहत भी प्रोड्यूस नहीं, मतलब प्रोसीड नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। 325 में क्या दे रखा है, अगर भाई मैजिस्ट्रेट को लगता है सब्सिक्वेंट स्टेज पे, आने वाली स्टेज पे केस की, कि भाई जो सजा इसको देनी चाहिए ना अपराधी को, ये मेरी कॉम्पिटेंट में तो है ही नहीं, मैं तो इसको इतनी सजा दे ही नहीं पाऊंगा, तो मैं तो या तो इसको सीजीएम के पास भेजूंगा। तो 325 में सीजीएम के पास भेजता, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, कि भाई मैंने केस ट्राई किया था, मैंने इसको अपराधी को दोषी ठहराया है, लेकिन जो इसको सजा मिलनी चाहिए ना वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। क्यों दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी उसको ज्यादा मिलनी चाहिए, 6 साल से भी। जब भाई जनरल रूल तो है कि 3 साल दे सकता है एक अपराध में। ठीक है, अगर 2, 3, 4 अपराध किए कि ट्रांजेक्शन में, तो 6 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, ट्वाइस हो जाती है उसकी पावर, अगर बहुत सारे ऑफेंसेस एक ही ट्रांजेक्शन में है तो। ठीक है, तो बोल रहा है और 325 के भी तहत वो आगे नहीं बढ़ा है, तो क्या होगा, और 360, या फिर एडमोनिशन, और उसने उसको गुड कंडक्ट पे भी नहीं छोड़ा उसको, 360 में एडमोनिशन और प्रोबेशन पे भी नहीं छोड़ा अपराधी को। तो कह रहा है ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग द अक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, तो अब जो है मैजिस्ट्रेट है अक्यूज्ड को भी सुनेगा कि भाई बताओ तुम्हें दोषी ठहरा दिया गया, अब तुम्हें कितनी जेल की सजा कटवाई जाए, तुम भी अपने बारे में बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। तो अब अपराधी क्या कहेगा, जी मेरे दो छोटी छोटी बेटी है, मेरा एक छोटा बेटा है, मेरी माँ भी बीमार रहती है, मेरे पापा बीमार रहता है, और मैं ये अकेला कमाने वाला था, मेरे से गलती होगी, मेरे को छोड़ दो। तो ये सब कुछ रिकॉर्ड होगा। पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, फिर मैजिस्ट्रेट क्या कर देगा, एक सजा, जेल की सजा पास कर देंगे, और कानून के अंतर्गत रहकर, कानून के दायरे में पास करेंगे, कानून के दायरे से बाहर नहीं करेंगे। अब उस कानून में आईपीसी में लिखा हुआ है कि भाई सिंपल इम्प्रिजमेंट करनी है 1 साल तक की। ठीक है, तो सिंपल इम्प्रिजमेंट ही करेंगे, यूं नहीं है कि रिग्रेस इम्प्रिजमेंट कर देंगे 1 साल तक की, नो, कि वो नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ रहेगी। ठीक है, तो जो कानून में लिखा हुआ है वो ही पास करेंगे, कोई बढ़ चढ़कर अपने घर से नहीं बना के लेंगे कोई सेंटेंस। ठीक है, तो यह लिखा हुआ हमारे 248 के 2 में। अब 248 का 3, वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर, इस कोई भी केस है चाहे इस चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर 19 के अंतर्गत कौन सा केस है, पुलिस रिपोर्ट का, कंप्लेंट का, इन्फॉर्मेशन का। अब प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 211 का साथ, एक अपराधी पर प्रीवियस कन्विक्शन चार्ज की गई थी 211 के साथ में, मतलब जो इस पे जो ऑफेंस जिसकी ट्रायल अब चल रही है ना, ये तो भाई दूसरे ऑफेंस की चल रही है, कोई पहले वाले ये केस में जेल काट के आ चुका है, सजा पूरी करके आ चुका है, फिर बाद में आके किसी ने कोई अपराध कर दिया, तो उसकी प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगा रखा है। क्यों लगा रखा है वो, सिर्फ भाई एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट के लिए, सेक्शन 75 में जो एनहेंसमेंट होती है उसके लिए, कि अब जो दूसरा अपराध इसने किया है इसको कुछ सजा और जुड़कर मिलनी है, क्योंकि इसने पहले भी वो कर रखा था एक अपराध। ठीक है, एंड द अक्यूज्ड डज नॉट एडमिट दैट ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, और अपराधी इतना चालू बता ही नहीं रहा कि मेरे को एडमिट नहीं कर रहा, मान नहीं रहा कि मेरे को पहले भी सजा हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे वो, एज एलेज्ड इन द चार्ज, जो कि चार्ज में बताई गई कि इसको सजा हो चुकी है, पर अपराधी नहीं मान रहा कि मेरे को नहीं हुई। द मैजिस्ट्रेट में आफ्टर ही हैज कन्विक्टेड द सेड अक्यूज्ड, तो मैजिस्ट्रेट उसके बाद ही, किसके बाद अपना ध्वनि निकालेंगे अपने मुंह से, जब वो सजा कर चुके होंगे, दोषी ठहरा चुके होंगे किसको, अक्यूज्ड को। टेक एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एलेज्ड प्रीवियस कन्विक्शन, फिर एविडेंस ले लेंगे। ठीक है, कौन से संदर्भ में, किस संदर्भ में, कि भाई इसकी जो पिछली सजा का मैंने चार्ज लगाया था, इसके लिए अब गवाही लिया हो भाई, उस प्रीवियस कन्विक्शन की, जो उसको पुरानी सजा हुई थी एक केस में जिसमें जेल काट के चुका, उसकी जजमेंट की कॉपी लिया हो। ठीक है, जेल सुपरिटेंडेंट डीएसपी है जिसकी जेल में से सजा कटी थी, उसकी गवाही करवा दो, तो ये होगा। ठीक है, एंड द सेड अक्यूज्ड टेक एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलेज्ड प्रीवियस कन्विक्शन एंड शैल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग देयर ऑन। अब भाई जो भी उसकी फाइंडिंग निकलेगी, जो गवाही ली जाएगी प्रीवियस कन्विक्शन के तौर पे, उसकी भी एक फाइंडिंग रिकॉर्ड कर लेगा, मतलब
अपने रिकॉर्ड में लिख लेगा, ठीक है। अब 248 का 3 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट बाय मैजिस्ट्रेट नोट शैल द अक्यूज्ड बी आस्क्ड टू प्लीड गिल्टी देयरटू। अब जो ये 211(7) का जो चार्ज लगाया ना पुलिस रिपोर्ट केस में भी और किसमें, कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन केस में, तो ये चार्ज जब लगा तो देंगे, लेकिन इसको पढ़ के सुनाया नहीं जाएगा अक्यूज को तो उसने अब करंट वाले एफआईआर में जो अपराध कर रखा है ना, जो पुख्ता हुआ 323, जो मैंने एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में कि 323 लग दी उसके ऊपर, तो बस उसको यही बताया जाएगा कि भाई तेरे ऊपर 323 लगाई, तूने चोट मारी एक व्यक्ति को, सिंपल हर्ट किया है। उसको यही नहीं बताया जाएगा कि तूने कोई पहले भी एक अपराध किया था और तू उसमें सजा याफ्ता है, तेरे को सजा मिली हुई है, तू जेल के काट के आया है और तूने फिर बाद में कोई ऑफेंस किया। तो पुरानी कन्विक्शन के बारे में कि चार्ज लगा था वो नहीं बताया जाएगा। क्यों नहीं बताया जाएगा वो आगे बताता हूँ। नोर शैल द प्रीवियस कन्विक्शन बी देयर बाय रेफर टू बाय द प्रोसिक्यूशन। और जो प्रीवियस कन्विक्शन है जो अपराधी को हो रही है, जिसने कोई सेकंड अपराध किया है, वो प्रीवियस कन्विक्शन प्रोसिक्यूशन पक्ष, अभियोजन पक्ष, सरकारी वकील यूज भी नहीं करेगा। क्या किसी में गवाही में क्यों यूज नहीं करेगा? मैजिस्ट्रेट को एडवर्स थॉट आ गए कि भाई इसको तो पहले भी किसी केस में सजा हुई पड़ी थी और इसने नया कांड कोई और कर दिया, तो क्या करेगा वो? उस केस को बायसनेस के साथ डील करेगा 100% कि पहले भी एक केस में इसको सजा हुई थी, वो तो अब काट के आ चुका, पर ये अब भी नहीं टिका, अब भी इसने कोई अपराध कर दिया, एक एफआईआर और एक अपराध कर दिया, तो उसको बायसनेस के साथ ट्रीट किया जाएगा। 100% लिखवा के ले लो, कहीं ना कहीं बायसनेस के थॉट्स आएंगे। तो इसीलिए अभियोजन पक्ष में प्रोसिक्यूशन में भी फुल बार लगाई हुई है कि जब तक सेंटेंस ना किया जाए उसको, मतलब उसको कन्विक्ट ना किया जाए अपराधी को करंट ऑफेंस में, पुराने वाली जजमेंट की कॉपी प्रीवियस सेंटेंस की आप नहीं दे सकते, प्रीवियस कन्विक्शन की, ठीक है। nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it unless, कब कर सकते हैं? and until the accused has been convicted under subsection 2। भाई accused को कन्विक्ट कर दिया ना, उसके बाद प्रोसिक्यूशन, भाई वो तो जाहिर सी बात है प्रीवियस कन्विक्शन की कॉपी दिखा देगा कि भाई इसको ही पड़ी है, तो उसको एनहांसमेंट हो जाएगी पनिशमेंट की, बस यही कह रहा है। 248 का सबसेक्शन 3 खत्म हुआ, 240 हमारा सेक्शन 248 खत्म हुआ यहाँ पे पूरा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 249। अब हमारे 2 सेक्शन रह गए हैं, ठीक है। ये 250 कुछ नहीं है, 250 में बस थोड़ा लंबा है, इसमें मैं शॉर्ट में बता दूंगा क्या है। अब 249 करेंगे हम। एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, भाई अब कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट फाइल करी थी, दरख्वास्त फाइल करी थी, उसकी एब्सेंस है, मतलब वो अनुपस्थित है, तो क्या होगा? व्हेन द प्रोसीडिंग हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, जब एक प्रक्रिया चालू हुई और वो किसने की है? एक कंप्लेनेंट ने की है और उसने एक दरख्वास्त डाली थी, मतलब ना तो पुलिस रिपोर्ट है ना इन्फॉर्मेशन है, वो कंप्लेंट है, मतलब एक दरख्वास्त है, किसी व्यक्ति ने आके खुद डाली थी कंप्लेंट कोर्ट में, ठीक है, राइटिंग में। एंड ऑन एनी डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द केस, और कोई जो अन्य एक तारीख फिक्स है केस की सुनवाई के लिए, उस दिन क्या होता है? द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट, और जिसने कंप्लेंट डाली थी ना वही व्यक्ति एब्सेंट है, वो अनुपस्थित है। एंड द ऑफेंस में बी लॉफुली कंपाउंडेड, और जो जिस अपराध के लिए कंप्लेंट डाली गई थी ना वो कंपाउंडेड पे हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, मतलब सेक्शन 320 के प्रोविजन लग के उसमें समझौता हो सकता है। तो अब क्या होगा? और इज नॉट कोग्निजेबल ऑफेंस, और वो कोग्निजेबल ऑफेंस भी नहीं है, मतलब उसमें वारंट लेके अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वारंट लेके इन्वेस्टिगेशन करते, तो ऐसा भी केस है। द मैजिस्ट्रेट में, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? तो ये जो कंपाउंडेबल है और नॉन कोग्निजेबल, तो ये दोनों में से एक होना चाहिए, ये तो कंपाउंडेबल नहीं है तो नॉन कोग्निजेबल होना चाहिए, नॉन कोग्निजेबल नहीं है तो कंपाउंडेबल हो जाएगा। अगर दोनों में से एक भी है ना तब भी उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आगे बढ़ाता हूँ, सॉरी द मैजिस्ट्रेट में इन इज डिस्क्रिप्शन नोट विथस्टैंडिंग एनीथिंग हियरिंग बिफोर कंटेंट, तो मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन चलेगी, मैजिस्ट्रेट का सिक्का चलेगा कि वो चाहते हैं वो होगा। अब क्या होगा? नोट विथस्टैंडिंग एनीथिंग हियरिंग बिफोर कंटेंट, अब जो पहले चैप्टर 19 के जो पहले और भी लिखा होना है सीआरपीसी में, उसको सब कुछ भूल जाए, कुछ भी नहीं चलेगा, मैजिस्ट्रेट की चलेगी। एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, किसी भी समय से पहले, जब चार्ज फ्रेम करने से पहले, ठीक है, चार्ज फ्रेम कर दिया तो उसको ट्राई करना पड़ेगा, पर चार्ज फ्रेम करने से पहले कंप्लेनेंट नहीं आ रहा है कोर्ट में, अनुपस्थित दिखा रहा, तो क्या करेंगे? डिस्चार्ज द अक्यूज, अपराधी को छोड़ देंगे कि भाई जा, कंप्लेनेंट नहीं आ रहा है, कंप्लेनेंट की लगता गलती है, वो आ भी नहीं रहा है, ना कोर्ट को इन्फॉर्म कर रहा है, और तेरे ऊपर हमने चार्ज फ्रेम भी नहीं किया था, तो तू जा, फ्री है तू बच्चे, ठीक है, तो ऐसा बोल देंगे। तो यह था हमारा सेक्शन 249। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 250, जो कि मैं ऊपर से बता दूंगा कि इसमें क्या होता है। कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज, अगर किसी ने किसी कंप्लेनेंट ने एक दरख्वास्त दी थी या किसी व्यक्ति ने आगे कोर्ट में इंफॉर्मेशन दी थी और एक व्यक्ति पर कार्रवाई शुरू करवा दी थी, ठीक है, कंप्लेंट प्रोसीडिंग चालू करवा दी थी या इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग चालू करवा दी थी, और वो बाद में जाके पता लगता है कि ये तो बिल्कुल यूजलेस थी, इसने तो ऐसे ही की है, मतलब इसका कोई ग्राउंड ही नहीं था, मतलब इसके साथ कुछ घटा ही नहीं था, तो अब भुगतान दिलाया जाएगा। भुगतान किससे दिलाया जाएगा? तो जिसने कंप्लेंट दी थी ना कोर्ट में आगे, और जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी कोर्ट में आगे मैजिस्ट्रेट को, उससे भुगतान दिलाया जाएगा। और किसको दिलाया जाएगा? अक्यूज को।
जिसको वो झूठा फंसाना चाहता है उसको पैसे दिला जाएंगे, उसको भुगतान कंपनसेशन दिला दी जाएगा, कंपनसेशन। ठीक है, तो बस इसमें ये याद रखो कितना दिलाया जाएगा, वो मैजिस्ट्रेट की पावर है कितना दिला सकते हैं, पर उतना नहीं दिला सकते कि जितना वो जुर्माना लगाने के लिए सक्षम। जैसे मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, वो 10,000 जुर्माना लगा सकते हैं, तो वो 10,000 तक ही पैसे दिला सकते हैं। ठीक है, किससे, उस कंप्लेनेंट से, किसको, अक्यूज को। ठीक है, वो 10,000 से ज्यादा नहीं दिला सकते। तो मान के चलिए सीजीएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में किसी ने ऐसे कंप्लेंट फाइल करी थी। ठीक है, तो अब सीजीएम साहब ने जुर्माना भुगतान दिलाना है उन कंप्लेनेंट से अपराधी को, तो सीजीएम साहब कितना दिला सकते हैं, अनलिमिटेड, क्योंकि सीजीएम साहब की पावर फाइन देने की अनलिमिटेड है, पर वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बस यही कहा गया है। और अगर वो भाई भुगतान नहीं देते हैं, तो भुगतान नहीं देते, डिफॉल्ट करते हैं, कौन, वो कंप्लेनेंट जिसने दरख्वास्त डाली थी और इन्फॉर्मेशन जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी इन्फॉर्मेंट ने, तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट के लिए वो कर देंगे, जेल में डाल देंगे, और उसको 30 डेज तक की जेल कटवाई जाएगी उसको, जिसने झूठी कंप्लेंट दी थी और झूठा जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, और बस ये मत मानना कि वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब जो जिस अपराधी के ऊपर उसने, बस ये इसमें सेक्शन 250 के सबसेक्शन 5 में यही लिखा हुआ है कि ये मत मानना कि भाई अब जिस कंप्लेनेंट ने एक झूठी कंप्लेंट दी थी कि भाई किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए जब मैजिस्ट्रेट साहब के पास या इन्फॉर्मेशन दी थी, कि अब उस पर और अन्य कोई कार्रवाई नहीं होगी। भाई अक्यूज का मन करेगा तो उस पर भी कार्रवाई चालू कर सकता है। कौन सी, सिविल प्रोसीडिंग, भाई टोर्ट्स में डैमेज ले सकता है, और या फिर उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई चालू कर सकता है। ठीक है, कि भाई उसको कोई नुकसान हुआ है, अक्यूज को, वो भुगतान से उसका मन नहीं भर रहा, तो वो और भी उसको कंप्लेनेंट को, जिसने झूठी कंप्लेंट दी थी उसको फंसवाने के लिए, उसके ऊपर और भी कार्रवाई चालू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे खत्म होते हैं। तो ये मेरा आज मैंने पढ़ा है पूरा चैप्टर 19 के सेक्शन, जो कि चैप्टर 19 हमने पढ़ा ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 238 से लेकर सेक्शन 250 तक बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए हैं। अब भाई कल अगर मौका मिलेगा, अगर सुबह सुबह बना पाऊंगा, तो चैप्टर 20 और चैप्टर 21 की एक वीडियो बना दूंगा, जो कि ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मैजिस्ट्रेट है और ट्रायल ऑफ वो है समरी ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, फ्री में यही आएंगे जो पढ़ाए हैं। ठीक है, अगर भगवान ने टाइम दिया तो चैप्टर 20 और चैप्टर 21 कल करवा दूंगा, वरना नहीं करवा पाए तो अगली बार कभी जब कोई फ्री आएगा तब करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय। अब रिवीजन करो, क्योंकि संडे को तो पेपर ही है। बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।